हेलो मेरे दोस्तों, यूट्यूब पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज ज्योग्राफी का बुक नंबर 1 क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटी पे बात करेंगे। आज ये हम लोग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़, मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो चलिए अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम ही है सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज किसे कहेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी एक्टिविटीज? तो यहां पे ये कहा जा सकता है दैट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी वेयर रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड एंड अ फिनिश गुड्स इज मेड। मतलब ये हुआ कि जहां पे कच्चे माल को प्रोसेस करके कोई नया तैयार माल बनाया जाता है, कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, उस तरह के एक्टिविटीज को हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी। यानी सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या शामिल है? कच्चे माल का आना, रॉ मटेरियल का आना, उसका प्रोसेसिंग होना, कुछ काट छांट होना, उसको बदलना, उसके ऊपर कुछ काम करना, कुछ मेहनत करना, और फिर उससे एक नया माल तैयार होता है। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी। चलिए उदाहरण लीजिए। शुगर केन लेकर आए हम, गन्ना, उसको मशीन में डाला, ठीक है, उससे उसका जूस निकाला, उसको प्रोसेसिंग किया, गर्म किया, और भी कई तरह के उस पर काम किए, और फाइनली उससे क्या बनाया हमने? चीनी बना लिया। तो गन्ना से क्या बनकर तैयार हो गया? चीनी। गन्ना क्या हो गया यहाँ पर? कच्चा माल, रॉ मटेरियल। चीनी क्या हो गया? फिनिश गुड्स। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदला गया, गन्ना को चीनी में बदला गया। ये कहलाएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आयरन ओर है, कोल है, मैग्नीज है, इनको हम कहेंगे रॉ मटेरियल्स। इसको हम लेकर आते हैं, मशीनों में डालते हैं, इसको हम स्मेल्ट करते हैं, गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, और भी कई तरह के काम करते हैं, और फाइनली उससे हम लोहा तैयार करते हैं या स्टील तैयार करते हैं। तो कच्चे माल का आना, या कच्चा माल हो गया रॉ मटेरियल, आयरन, मैग्नीज, कोल और बाकी चीजें, और उससे क्या तैयार हो गया? लोहा या स्टील तैयार हो गया। तो यहां भी आप क्या देख रहे हैं? कन्वर्सन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। कच्चे माल को हम एक दूसरे वस्तु में तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये भी कहलाएगा सेकेंडरी एक्टिविटी। एक और तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। गेहूं लिया, गेहूं आया तो कच्चा माल हो गया, वो रॉ मटेरियल हो गया, और उसको हमने पीसने के बाद में उसे आटा बनाया या ब्रेड बनाया, तो ब्रेड हो गया हमारा फिनिश गुड्स, तैयार माल। तो कच्चे माल को हमने तैयार माल में बदल दिया। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो बीच का जो काम हो रहा है, जहां हम मेहनत कर रहे हैं, उस पर काट छाट कर रहे हैं, उसके ऊपर दिमाग लगा रहे हैं, मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही कहलाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। सो कन्वर्सन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिविटी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी के साथ एक दूसरा शब्द भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। तो भाई ये मैन्युफैक्चरिंग क्या है? अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को हाथ से बनाना। ठीक है, मेकिंग एनीथिंग बाय मैनुअल वर्क और मेकिंग एनीथिंग बाय हैंड। लेकिन आजकल इस मशीनों का इस्तेमाल भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं दैट मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मेकिंग एनी आइटम, मेकिंग एनी गुड्स with the help of either hand or by machine। हाथ या मशीन का इस्तेमाल करके जब हम कोई नई वस्तु बनाते हैं, यानी वही कच्चे माल का इस्तेमाल करके हम कोई नई वस्तु तैयार करते हैं, जिसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। अब एक नई बात आती है इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री क्या है? देखिए, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडस्ट्री क्या है और फैक्ट्री क्या है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि फैक्ट्री क्या है। फैक्ट्री एक प्लेस है, ठीक है, जहां पे एक शेड होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, मशीनें हो सकती है, वहां पे कुछ काम हो रहा है, कुछ नई वस्तु तैयार हो रही है। उस प्लेस को हम कहेंगे, उस शेड को जहां पे सारा काम हो रहा है, उसको हम कहते हैं फैक्ट्री। लेकिन जब किसी एरिया में एक तरह के बहुत सारे काम कई जगहों पे होने लगते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग उस पर काम करने लगते हैं, तब हम कहते हैं कि भाई वहां पे इंडस्ट्री तैयार हो गया। मान लीजिए कि मैं ये वीडियो दुर्गापुर से बना रहा हूँ, और यहाँ पर आयरन ओर का इस्तेमाल करके स्टील बनाई जाती है, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए और भी कई तरह के यहाँ पे चीजें बनाई जाती है, लोहा से जुड़ा हुआ या आयरन ओर से जुड़ा हुआ, या और भी से स्क्रैप आयरन, या बहुत तरह की चीजें बनाई जाती है। तो हम कहेंगे कि दुर्गापुर में आयरन स्टील इंडस्ट्री है। तो आप कह सकते हैं इंडस्ट्री मीन्स एनी ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब मैन्युफैक्चरिंग को हम किसी भी ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत एक संगठित तरीके से हम काम करने लगते हैं, तो उसी को हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री शब्द का इस्तेमाल कई बार हम बैंक के लिए भी करते हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री। तो ध्यान दीजिए, ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता।
यानी बैंकिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा, ये हमारे टॉपिक में नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री ये भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई कच्चा माल का इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स तैयार नहीं हो रहा। जो हमारा चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि जहाँ पे एक रॉ मटेरियल आता हो और उससे हम एक फिनिश गुड्स तैयार करते हैं, वो वाली बात। तो बैंकिंग इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पार्ट नहीं है, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लेनी है। किसको कहेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम केवल उसी को कहेंगे जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जहां पर कच्चे माल से तैयार माल यानी कि कोई दूसरी वस्तु, नई वस्तु बना दी जाती है। जैसे गन्ने से चीनी का बनना, जैसे लाइमस्टोन से सीमेंट का बनना, जैसे गेहूं से ब्रेड को बनाना। तो इस तरह के बात को कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। चलिए, तो सेकेंडरी एक्टिविटी का मीनिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मीनिंग समझने के बाद अब हम लोग बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो प्रकार को कई भागों में बांट दिया गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे वैरायटीज है, तो कई भागों में बांट दिया कि किस आधार पर हम विभाजन करने वाले हैं, किस आधार पर हम टाइप्स बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं साइज। सो टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर। तो यहाँ पे इसके 3 टाइप्स हो जाएंगे, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। 3 टाइप कौन कौन से हो गए, नाम याद कर लीजिए, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, नाम ही बता रहा है कॉटेज। कॉटेज का मतलब होता है घर, मकान। ऐसा इंडस्ट्री जो घर के अंदर ही किया जाता है, जिसमें काम जो है, जो प्रोसेसिंग है, कच्चे माल से तैयार माल बनाना, ये काम घर के अंदर ही किया जाता है। ऐसे इंडस्ट्री को हम कहेंगे कॉटेज इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है ये छोटे स्केल पर ही होता है, क्योंकि घर में सारे काम होते हैं। वर्कर्स क्या बाहर से आते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो घर के फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, यानी घर के जो मेंबर है 4, 5, 6 लोग हैं, वही इसमें काम करते हैं। क्या इसमें बहुत लागत लगती है, पूंजी लगती है? बिल्कुल नहीं, इसमें पूंजी भी कम लगती है। इसका प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है, मशीनों का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर होता है, बिजली से चलने वाले टूल्स का इस्तेमाल भी शायद नहीं होता हो या हो भी सकता है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री? कॉटेज इंडस्ट्री पहली बात कि घर में चलाई जाती है, दूसरी बात वर्कर्स घर के मेंबर ही होते हैं, तीसरी बात इसमें कैपिटल यानी कि पूंजी की लागत कम होती है, चौथी बात इसमें मशीनों का प्रयोग लगभग नहीं होता है, और अगर होता भी है तो बहुत ही रूडिमेंट्री छोटे मोटे मशीन का प्रयोग होता है, और इसमें प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। क्या दे सकते हैं आप उदाहरण, क्या दे सकते हैं आप एग्जाम्पल? जैसे कि अगरबत्ती का बनाना, पापड़ बनाना, राखी बनाना, है ना, कैंडल बनाना, इस तरह की जो छोटे मोटे चीजें होती है, पतंग बनाना, इनको हम लेकर आएंगे किसके अंदर? कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर। अचार बनाना भी आ सकता है। तो ऐसे जो इंडस्ट्री होते हैं जो घर के मेंबर घर के अंदर ही छोटे मोटे टूल्स के सहायता से कम पूंजी की लागत से चलाते हैं इंडस्ट्री, वो कहलाता है कॉटेज इंडस्ट्री। अब बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा सा बड़ा हो गया, अभी भी स्मॉल है। क्यों स्मॉल कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, पूंजी की लागत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ हज़ार से कुछ लाख रुपए की लागत लग सकती है। कुछ मशीनों का प्रयोग हो सकता है, वैसे मशीनों का यूज हो सकता है जो बिजली से चलने वाले मशीन है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मशीनों का भी इस्तेमाल यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पे बाहर से 20, 25, 30 वर्कर्स भी काम करने के लिए आ सकते हैं। कोई फैक्ट्री का शेड हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि घर में हो रहा है, घर से बाहर किसी शेड में ये सारा काम हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री घर में नहीं हो रहा है, पहली बात, किसी शेड में हो रहा है। ये घर के मेंबर्स नहीं कर रहे, यहाँ पे वर्कर्स आ रहे हैं, लेकिन वर्कर की संख्या कम है, 15, 20, 25 के आसपास मान के चलिए। पूंजी की लागत थोड़ी सी है, जैसे कि कुछ लाख रुपए तक, और उत्पादन कॉटेज से ज़्यादा, लेकिन फिर भी ओवरऑल हम कहेंगे इससे भी उत्पादन बहुत कम होता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, गवर्नमेंट भी कई बार इंडस्ट्री को क्लासिफाई करती है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में। तो गवर्नमेंट का जो डिवीजन करने का तरीका है वो हम यहाँ सीखने वाले नहीं है। उनका जो डेफिनेशन होता है वो मनी के आधार पे होता है कि भाई कितने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा है तो उसको हम स्मॉल कहेंगे, और कितने लाख रुपए या कितने करोड़ से ज़्यादा लगा है तो उसको हम लार्ज स्केल कहेंगे। तो उस डेफिनेशन में हमें नहीं जाना है, हमें तो जो किताब में दिया हुआ है, जो NCERT बुक में दिया हुआ है, हम वहीं पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे।
तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पर 20 से 25 वर्कर्स काम करते हो, जहाँ कुछ हज़ार से कुछ लाख रुपए तक की पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ हो, जहाँ पर हाथ से या बिजली चलने वाले कुछ टूल्स का इस्तेमाल हो रहा हो, और जो घर में नहीं बिल्कुल किसी शेड में जहाँ पे काम हो रहा हो, प्रोसेसिंग हो रहा हो, तैयार माल बनाया जा रहा हो, वैसे इंडस्ट्री को हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या आ सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे जैसे जूते बनाना हो गया, चूड़ी बनाना हो गया, ठीक है, इस तरह के जो काम हो गए ये हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाएंगे। फर्नीचर का उद्योग जहाँ पे अलमारी बन रहा हो, पलंग बन रहा हो, बेड बन रहा हो, सोफा बन रहा हो, ऐसे काम भी आ जाएंगे आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। अब देख लेते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है। नाम ही बता रहे हैं लार्ज स्केल, यानी कि बड़े साइज का। अब ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जब आप कभी सड़क से या ट्रेन से कभी जाते हैं तो खिड़की झांकने से बाहर आपको कोई फैक्ट्री बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है दूर से ही, वो सब हो गया आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, यानी ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़े एरिया में चलता है। यहाँ पर कई सौ से कई हजार वर्कर्स काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रॉ मटेरियल काफ़ी भारी मात्रा में आता है, यानी कई सारे ट्रक आप देखेंगे बाहर खड़े हैं, ट्रेन से भी रॉ मटेरियल आ सकता है, और यहाँ प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट भी बहुत भारी मात्रा में होता है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर रॉ मटेरियल भी लार्ज है, प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट भी लार्ज है, इन्वेस्टमेंट, पैसे का इन्वेस्टमेंट भी कई हजार करोड़ रुपए हो सकता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगा हो, ठीक है। तो बहुत सारे वर्कर, बहुत सारा रॉ मटेरियल, बहुत सारा प्रोडक्शन, बहुत सारा कैपिटल, ऐसे इंडस्ट्री को हम कहेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब जरा हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल, कच्चे माल के आधार पर या इनपुट के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे आप नाम ध्यान से याद रखिए, एक कहलाएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। 4 नाम बताए मैंने आपको। सबसे पहले देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नाम क्या कह रहा है, एग्रो बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जहां पर रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है उसको हम कहेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बहुत ही साधारण से इसका डेफिनेशन है, दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल कम फ्रॉम एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग सुगर फ्रॉम सुगर केन। व्हाट इज द रॉ मटेरियल, सुगर केन। फ्रॉम वेयर इट कम्स, एग्रीकल्चर। गन्ना कहाँ से आता है, सुगर केन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। तो चीनी बनाना यानी कि सुगर इंडस्ट्री को हम लेकर आएंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सेकेंड एग्जाम्पल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। व्हाट इज द रॉ मटेरियल, कॉटन। फ्रॉम वेयर इट कम्स, एग्रीकल्चर। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कच्चा माल क्या है, कॉटन, कपास। कपास की खेती की जाती है तो कपास भी कहलाएगा, कपास से भी आ रहा है खेती से, तो ये इंडस्ट्री भी कहलाएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग, अचार बनाना, पापड़ बनाना, यहाँ भी जो आता है रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। ये सारे कहलाएंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरा लेते हैं हम एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पर रॉ मटेरियल एनिमल से आता है, जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री, दूध के बहुत सारे सामान, दूध की पैकेजिंग करना, दही, बटर, मक्खन, चीज ये सब बनाना, मिठाई बनाना, ये आ जाएगा आपका एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री, जूते चप्पल बनाना, बेल्ट बनाना, तो ये सब भी आ जाएगा आपका एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है। तीसरा ले लेते हैं हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से आ रहा है, यानी लकड़ी से, लकड़ी वाले सारे काम, वुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फर्नीचर वाले सारे काम, ये सब आपके आ जाएंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। हनी, लाख, बीड़ी बनाने का काम, और ऐसे बहुत सारे काम जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो जंगलों से आता है, वो कहलाएगा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। और एक और हम देख लेते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में कोई ना कोई मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है, कोई ना कोई खनिज का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसमें क्या चाहिए रॉ मटेरियल, आयरन ओर, मैग्नीज, लाइमस्टोन, कोल भी चाहिए एनर्जी के लिए। ये सब क्या है, मिनरल से, हम जमीन से खोद के निकालते हैं, माइन से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, तो ये कहलाएगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आयरन स्टील क्या कहलाएगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जबकि कॉटन टेक्सटाइल क्या कहलाएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। दूध दही बनाने का काम क्या कहलाएगा, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। लकड़ी से सामान बनाने का काम क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में एक सवाल आता भी है, और ये है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन के आधार पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टाइप। और यहाँ पे हम दो टाइप पढ़ेंगे, एक कहलाएगा बेसिक इंडस्ट्री, दूसरा कहलाएगा कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। ध्यान सुनिए, बेसिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। और ये अक्सर एग्जाम में आता है और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये बेसिक किसको कहेंगे और कंज्यूमर बेस्ड किसको कहेंगे। तो ध्यान सुनिए, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो दूसरे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बेस तैयार करता है, वो बड़े से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसके ऊपर कई छोटे छोटे दूसरी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट होती है, उनको हम कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री। अगर ये बेसिक इंडस्ट्री न रहें तो छोटे मोटे बहुत सारे इंडस्ट्री अपना काम ही नहीं कर पाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। उदाहरण लीजिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री। क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे छोटे मोटे इंडस्ट्री डिपेंडेंट होते हैं रॉ मटेरियल के लिए। अब उदाहरण लीजिए, साइकिल का एक कोई प्लांट है जहाँ पे साइकिल बनाई जाती है, तो साइकिल में क्या चाहिए? लोहा चाहिए। अगर स्टील इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री बंद हो गया तो ये साइकिल बनाने का काम बंद हो जाएगा। बहुत सारे बर्तन बनाने का जो हमारे इंडस्ट्रीज है, यूटेंसिल इंडस्ट्री, ये भी काम नहीं करेंगे अगर आयरन स्टील इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। तो ये आयरन स्टील इंडस्ट्री पे आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री को हम कहेंगे बेसिक इंडस्ट्री। ठीक वैसे ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को भी हम कहेंगे बेसिक इंडस्ट्री। क्योंकि ये देश में बाकी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बेस फाउंडेशन तैयार करते हैं, इसलिए हम कहते हैं हम बेसिक इंडस्ट्री। किसी भी देश के लिए ये इंडस्ट्री बहुत जरूरी होता है। जिस देश में वहाँ का बेसिक इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है दूसरी इंडस्ट्री भी वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और एक खास बात क्या है कि बेसिक इंडस्ट्री में जो सामान बनता है वो सीधे कंज्यूमर को बेचने के लिए नहीं जाता। यानी कि अगर आप बाजार में जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, मॉल में जाएंगे तो वहाँ पर उनके बने हुए आइटम नहीं दिखाई पड़ेंगे। अब आप उदाहरण लीजिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या बनता है? वहाँ पे बड़े बड़े लोहे के चीज बनते हैं, तो वो क्या आपको बाजार में दिखाई पड़ता है? नहीं। वो कौन खरीदते हैं? वो छोटी छोटी जो इंडस्ट्री होते हैं वो खरीदते हैं और उससे फिर वो अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं और वो फिर बाजार में बिकता है। तो एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि जो बेसिक इंडस्ट्री होते हैं उनका जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो सीधे बाजार में नहीं बिकता, सीधे कंज्यूमर्स उसको नहीं खरीदते। अब देखते हैं कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। नाम ही बता रहा है कंज्यूमर बेस्ड। कंज्यूमर कौन है? मैं हूं, आप हैं, बाकी सभी लोग हैं। हम सभी लोग क्या है? कंज्यूमर है, क्योंकि हम सामान को खरीदते हैं और उसका हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो जो भी सामान आपको बाजार में दिखता है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बनकर आया है वो सब कहलाता है कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे बाजार में आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे फ्रिज बिकता हुआ दिखाई पड़ता है। फ्रिज कहीं कहीं बना होगा फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, तो फ्रिज बनाना क्या हो जाएगा? कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। टेलीविजन कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। शुगर भी यहाँ पे आ जाएगा कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। दवाई कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। रेडीमेड गारमेंट्स कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। हर वो चीज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बना है और जो बाजार में बिक रहा है कंज्यूमर्स के लिए, हमारे लिए और आपके लिए, वो कहलाता है कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री के ठीक विपरीत जो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं उनका सामान बाजार में कंज्यूमर्स के लिए बेचा जाता है सीधे तौर पर। बेसिक इंडस्ट्री में जो सामान बनता है वो सीधे तौर पे बाजार में कंज्यूमर्स के लिए नहीं बिकता। ये एक खास डिफरेंस है। और बेसिक इंडस्ट्री जो होते हैं वो दूसरे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बेस तैयार करते हैं, उसके लिए फाउंडेशन तैयार करते हैं, उनको डेवलपमेंट में मदद करते हैं और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये दो अंतर अगर आप समझ जाते हैं तो आप आराम से इसका आंसर लिख पाएंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। मालिक कौन है? इंडस्ट्री का मालिक कौन है? अगर इंडस्ट्री का मालिक गवर्नमेंट है तो इसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो ऑनरशिप है अगर वो गवर्नमेंट के पास है इसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। सरकार ही डिसीजन लेती है, बड़े बड़े फैसले लेती है, इंडस्ट्री कैसे काम करेगी, है ना, उसके ऊपर जो भी नियम बनाने हैं वो सारे काम सरकार करती है। वो इंडस्ट्री जिसका मालिक कोई इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कुछ लोग होते हैं, उनको हम कहेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। और जहां पर सरकार और प्राइवेट यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर एक साथ ज्वाइंटली काम करती है उसको हम कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कौन सा हो गया? वो हो गया जिस इंडस्ट्री का जो मालिक है, जो ऑनरशिप है, वो गवर्नमेंट के हाथों में, पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथों में। अगर किसी इंडस्ट्री का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के हाथों में हो उसको हम कहेंगे प्राइवेट सेक्टर। और जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, इंडस्ट्री को चलाते हैं, डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जांपल आप दे सकते हैं BHEL वेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, HAL
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये सब ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हैं जो सरकार के कंट्रोल में। बिरला सीमेंट के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अभी एग्जैक्टली पब्लिक और प्राइवेट में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि बहुत सारे जो सरकारी कंपनियां थी उसके शेयर्स गवर्नमेंट ने धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया है। तो एकदम से प्योरली पब्लिक कौन सा है, प्राइवेट कौन सा है, ज्वाइंट कौन सा है बताना मुश्किल है। लेकिन आप इतना ध्यान में रखिए कि जिस इंडस्ट्री का मालिक आमतौर पर मोटे तौर पर अगर गवर्नमेंट है तो उसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर। जिस इंडस्ट्री का मालिक अगर कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ऐसे हैं तो उसको कहेंगे हम प्राइवेट सेक्टर। और जहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर ज्वाइंटली काम करते हैं उसको कहेंगे हम ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, अक्सर एग्जाम में यही आता है कि फूट लूज इंडस्ट्री क्या है और वेट लूज इंडस्ट्री क्या है। फूट लूज एंड वेट लूज, नाम बड़ा अजीब सा है। फूट लूज क्या है, वेट लूज क्या है? तो चलिए हम जरा बात करेंगे पहले कि वेट लूज इंडस्ट्री क्या होता है। वेट लूज यानी कि वजन जो है वो लूज हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, वैसे इंडस्ट्री। वेट लूज इंडस्ट्री क्या है जरा बात करते हैं। अब देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, आपने पढ़ा अभी तक कि रॉ मटेरियल आता है, प्रोसेसिंग होती है और नया माल तैयार होता है। लेकिन जितना रॉ मटेरियल आता है क्या तैयार माल भी उतना ही रहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि गन्ना आया 100 टन, 100 टन गन्ना आया, तो जब उससे नया माल तैयार हो गया यानी कि चीनी बनेगा तो क्या उसका वजन भी 100 टन ही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उस बनाने के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान बहुत सारा मटेरियल जो है वो वेस्ट यानी कि बेकार हो जाता है और उसको हम बाहर हटा देते हैं। तैयार माल का वजन 100 टन तो नहीं होगा, यानी 100 टन गन्ने से हो सकता है कि 15 या 20 टन चीनी बनाया जाए, तो 70 या 80 टन जो चीज है वो तो बेकार हो गई। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल जितना था उतना फिनिश गुड्स नहीं बना। ऐसे इंडस्ट्री को हम बोलते हैं वेट लूज इंडस्ट्री। ध्यान दीजिए, जहां पर जितना रॉ मटेरियल आया तैयार माल उतना नहीं है, उससे कम है, बहुत सारा मटेरियल वेस्ट के तौर पे निकल गया, प्रोसेसिंग के टाइम में ही बाहर हो गया, उसको हम कहेंगे वेट लूज इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी इसका एग्जांपल दे सकते हैं। कई टन माल आता है, मान लीजिए वहां पर करीब 4 या 5 टन वहां पर आयरन ओर चाहिए, करीब 1 टन वहां पर मैग्नीज चाहिए, 3-4 टन कोयला चाहिए, इतना सारा लगभग 10 टन रॉ मटेरियल अगर आप डालते हैं तो 1 टन स्टील बन रहा है। 10 टन आया कच्चा माल, रॉ मटेरियल, तैयार माल हुआ 1 टन, 9 टन तो क्या निकल गया, वेस्ट निकल गया। तो ऐसे इंडस्ट्री को भी कहेंगे हम वेट लूज इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनको हम कहते हैं वेट लूज इंडस्ट्री। और ऐसे इंडस्ट्री कहाँ लगाए जाने चाहिए? ऐसे इंडस्ट्री वहां लगाए जाने चाहिए जहां पे रॉ मटेरियल मिलता है। शुगर बनाने का इंडस्ट्री कहाँ लगना चाहिए? जहां शुगर केन की खेती होती है। स्टील का इंडस्ट्री कहाँ लगाई जानी चाहिए? जहां पर आयरन ओर और कोल और मैग्नीज पाया जाता हो। क्यों भाई? क्योंकि इन चीजों को इंडस्ट्री तक लाने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, और आपको पता ही है कि जितना हम कच्चा माल लेकर आ रहे हैं इतना का तो तैयार माल निकलेगा नहीं, बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। तो अगर पैसे को बचाना है, अगर हमको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है और लॉस को मिनिमाइज करना है, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कम करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इंडस्ट्री को उस जगह पर लगाना चाहिए जहां पे रॉ मटेरियल मिलता है। तो वेट लूज इंडस्ट्री कहाँ लगते हैं? नॉर्मली वहां लगते हैं जहां पे रॉ मटेरियल मिलता है। तो ध्यान देना है, वेट लूज इंडस्ट्री क्या होगा? ये वो इंडस्ट्री होगा जहां पर जितना रॉ मटेरियल आया फिनिश गुड्स उतना नहीं बना, वो कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और ये वहां लगेंगे जहां पर रॉ मटेरियल मिलता है। और दूसरा टाइप है फूड लूज इंडस्ट्री। ये ठीक वेट लूज का अपोजिट है, यानी वो इंडस्ट्री जहां पर जितना रॉ मटेरियल आया लगभग उतना ही, थोड़ा बहुत हो सकता है प्रोसेसिंग के टाइम में थोड़ा बहुत तो वेस्ट भी जनरेट हो जाए, बट लगभग उतना ही माल तैयार हो जाता है, वैसे इंडस्ट्री को हम कहेंगे फूड लूज इंडस्ट्री। तो यहाँ पर वेट लूज नहीं हो रहा, जितना कच्चा माल आया लगभग तैयार माल का वजन या मात्रा लगभग उतना ही है, तो वैसे फूड लूज इंडस्ट्री। और ये कहाँ लगते हैं? ये कहीं भी लगाए जा सकते हैं। फूड लूज का मतलब ये हो गया कि ये इंडिपेंडेंट है, ये कहीं भी अपने सुविधा अनुसार लगाए जा सकते हैं। आमतौर पे ऐसे इंडस्ट्री बाजार के नज़दीक शहरों में, बड़े शहरों में लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स, कैपिटल और बाकी सुख सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। तो फूड लूज इंडस्ट्री जो होते हैं वो इंडस्ट्री होते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग बहुत घट नहीं रहा है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि कम हो जाए, बट इन जनरल साधारण तौर पे वजन लगभग बराबर रहता है रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का। तो वैसे इंडस्ट्री को हम कहेंगे फूड लूज इंडस्ट्री। और ये कहाँ लगाए जाएंगे? ये लगाए जाएंगे शहर के नज़दीक, मार्केट के नज़दीक,
कच्चे माल के नज़दीक इनको लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेट चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट वेट लूज कहाँ लगाए जाने चाहिए? वेट लूज को लगाए जाने चाहिए जहाँ पे रॉ मटेरियल हमको मिलता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए कि वेट लूज क्या होता है और फुट लूज क्या होता है। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। वेट लूज वो इंडस्ट्री है जहाँ पे रॉ मटेरियल का वजन और फिनिश गुड्स का वजन एक समान नहीं है। फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल से बहुत कम हो जाता है, वेट कम हो गया। और फुट लूज क्या है? फुट लूज वो इंडस्ट्री जहाँ पर जितना आया रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स की मात्रा लगभग उतना ही है, तो करा जाएगा फुट लूज। और ये फुट लूज लगेगा शहर के नज़दीक, वेट लूज लगेगा रॉ मटेरियल के नज़दीक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।